गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें समझना क्या है? आज की क्लास में हमें एकोमोडेशन ऑफ बिल समझना है इन द चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में नॉर्मल ट्रेडिंग में कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये हमने समझ ली है। अब आज हम समझने वाले हैं सर अगर एकोमोडेशन ऑफ बिल्स होता है तो इन सच सर्कमस्टांसेस हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, होता क्या है ये, इन सब चीजों को हमें समझना है। ओके तो चलिए समझते हैं अकोमोडेशन ऑफ बिल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग मैं जस्ट एक सिंपल चीज आपको बताता हूं अकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है। अकोमोडेशन ऑफ बिल मतलब होता है आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई लोन चाहिए तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ पेपर वर्क एटसेट्रा, मतलब बहुत सारा झंझट एटसेट्रा बैंक में जाके ना करके आप इजीली फंड अरेंज कर सकते हैं with the use of bills of exchange. So basically you can say accommodation of bills means we can say it's a trick of short term financing. Short term financing equipment and nothing else. ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इक्विपमेंट है अकोमोडेशन ऑफ बिल, और कुछ भी नहीं है। तो सर अकोमोडेशन मतलब यहीं पे समझो, अकोमोडेशन मतलब बिल को मैं अपने नीड के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ बिल। होता क्या है चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर यूजुअली ड्रॉन टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांसमिशन, राइट। मतलब जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब ड्रॉ किया जाता है? जब मैंने आपको कुछ बेचा, आपने पैसा नहीं दिया तो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, मुझे दे दिया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है, जनरली तो ऐसा ही होता है। तो दैट इज बिल्स आर मींट टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। एक्चुअल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स को फाइनेंस करने के लिए जो बिल ड्रॉ किया जाता है वही तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। बट हम क्या करते हैं, चलो दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मिसयूज करते हैं। मतलब परचेज सेल नहीं करेंगे एंड तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब परचेज सेल नहीं करेंगे, फिर भी बिल ड्रॉ करेंगे एक दूसरे के ऊपर और उसे जाके बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे, फंड यूज करेंगे एंड अल्टीमेटली ड्यू डेट पे पेमेंट कर देंगे। तो हमें 3 महीने का तो बेनिफिट मिल गया ना बैंक से, दैट इज द थिंग। तो देखो क्या है, बट द मैकेनिज्म ऑफ बिल कैन बी यूटिलाइज्ड टू रेज फाइनेंस आल्सो एंड हियर नीड्स फॉर अकोमोडेशन ऑफ बिल अराइजेस। एंड हियर नीड्स फॉर अकोमोडेशन ऑफ बिल अराइजेस, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में देयर इज अ नीड, is a need to accommodate bills, that is accommodation of bill। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज बॉस नीड्स फाइनेंस फॉर 3 months, कोई परचेज सील नहीं हुआ, उसे फंड चाहिए। उसने क्या किया कि इन दैट केस ही में परस्यूड हिज फ्रेंड कपूर टू एक्सेप्ट हिज ड्राफ्ट। ठीक है, मतलब कोई परचेज सेल नहीं हुआ, देयर इज नो एक्चुअल परचेज और सेल इन एकोमोडेशन ऑफ बिल। ध्यान रखिएगा, चलिए ये लिख भी लेते हैं, देयर इज नो एक्चुअल परचेज और सेल इन केस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ बिल। देयर इज नो एक्चुअल परचेज एंड सेल। यहां पे इन केस ऑफ अकोमोडेशन कोई भी एक्चुअल परचेज या सेल नहीं होती है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस अकोमोडेशन ऑफ बिल से ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। बॉस ने बोला मुझे फंड चाहिए, उसने अपने फ्रेंड कपूर को परस्यू किया, बेसिकली उससे समझाया कि भाई मेरे को, मेरे लिए मैं एक बिल ड्राफ्ट करके दे रहा हूं, तू उसे एक्सेप्ट कर ले। ऐसा कर दिया, द बिल of exchange may be taken, then be taken by boss to his bank and get discounted there। ऑब्वियस सा बात है, जब भी आप एकोमोडेशन ऑफ बिल करोगे तो इसमें प्री रिक्विजिट रहेगा कि आप उसे बैंक से डिस्काउंट करवाओगे। तो बॉस ने ले जाके उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब देखो ड्यू डेट पे तो बैंक तो कपूर के पास जाएगी ना पैसा मांगने,
तो ड्यू डेट के पहले बॉस क्या करेगा, कपूर को अमाउंट दे देगा एंड कपूर बैंक को पे कर देगा, दैट्स इट। तो कपूर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और कपूर ने बैंक को पेमेंट भी कर दिया, दैट्स इट। और बॉस को फाइनेंस भी मिल गया विदाउट एनी काइंड ऑफ झंझट, क्योंकि बैंक से आप फाइनेंस कराने जाओगे बहुत सारा पेपर वर्क रहता है और टाइम भी ले लेगा। तो 10 boss will be able to make use of funds. When the 3 months period expires, boss will send the requisite amount to Kapoor and Kapoor will meet the bill. That's it. Thus, boss is able to raise money for his use. Right? This is called, this particular example is called पर्सनल अकोमोडेशन। क्योंकि इसने क्या किया, इसने सिर्फ एंड सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए बिल ड्रॉ किया है ना। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल अकोमोडेशन, पर्सनल अकोमोडेशन। मतलब जब इंसान सिर्फ एक बंदा अपने यूज के लिए बिल को रेज करता है, उसे डिस्काउंट करवाता है, फंड यूज करता है एंड ड्यू डेट पे अदर पार्टी को अमाउंट भेज देता है पे करने के लिए, तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज द पर्सनल अकोमोडेशन। सर और कुछ भी होता है? यस यस, एक होता है म्यूचुअल अकोमोडेशन। म्यूचुअल अकोमोडेशन मतलब क्या हुआ, मुझे और चेतन को दोनों को फंड का रिक्वायरमेंट है 5-5 लाख का, तो अब क्या 2 बिल ड्रॉ करे? क्या दरकार है यार, एक ही बिल ड्रॉ करो। मैंने क्या किया, एक 10 लाख का बिल बनाया, चेतन के ऊपर भेज सेंड किया चेतन को, चेतन ने उसे एक्सेप्ट करके मुझे रिटर्न किया, मैंने उसे बैंक से डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवा के 50% चेतन को रिमिट कर दिया, 50% खुद रख लिया, हो गया एडजस्टमेंट। तो एक ही बिल ड्रॉ करके एडजस्टमेंट करो ना। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज म्यूचुअल एकोमोडेशन। देखिए अब मैं समझाता हूं, अपने समझाता हूं क्या, ऑलरेडी समझा चुका हूं, अब अपने आ जाते यहां पे क्या लिखा, इफ बोथ बोस एंड कपूर नीड्स मनी द सेम डिवाइस कैन बी यूज। सेम इक्विपमेंट, सेम डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। ईदर बॉस एक्सेप्ट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कपूर डज। In either case, the bill will be discounted with the bank and the proceeds divided between the two parties according to mutual agreement. It's not necessary 50-50% ही हो, मतलब सपोज कर लो 2:1 के रेशियो में रखना है, 3:1 के रेशियो में रखना है, प्रोसीड्स को जैसे रखना है हम म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता सर, जैसे अगर पर्सनल अकोमोडेशन होता तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तो पूरा का पूरा बॉस को बियर करना पड़ता, लेकिन म्यूचुअल में क्या होगा, जो जितना प्रोसीड यूज करेंगे उसके रेशियो में डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करेंगे। ऑब्वियस सा बात है, पूरा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों बियर करूं, जितना फंड चेतन यूज कर रहा है वो चेतन बियर करेगा उतना डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? ओके। The discounting charges must be borne by the two parties in the same ratio in which the proceeds are divided. On the due date, the acceptor will receive from the other party his share. ऑब्वियस सा बात है, जो एक्सेप्टर है बिल को तो उसे पे करना होगा, वो क्या करेगा, बेसिकली अदर पार्टी से उससे उसका शेयर ले लेगा और अल्टीमेटली अपना शेयर जो वो यूज किया दोनों मिला के बैंक को पे कर देगा। The bill will then be met, पेड कर दिया जाएगा। When bills are used for such purpose, when bills are used for such purpose, इसे हम क्या बोलते हैं, when bills are used for such purpose they are known as accommodation of bill। इसी को accommodation of bill बोला जाता है मेरे दोस्त। लेकिन सर ये जो है इसे आपने क्या बोला था, इससे मैंने बोला था म्यूचुअल एकोमोडेशन, इससे मैंने बोला था म्यूचुअल एकोमोडेशन। ओके, दिस इज म्यूचुअल अकोमोडेशन। चलिए सर ये भी समझ में आ गया। दैट मींस अकोमोडेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर पर्सनल यूज कर सकते हैं, फॉर म्यूचुअल यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यू कैन से कि अकोमोडेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल अकोमोडेशन, म्यूचुअल अकोमोडेशन। अब अपने आता है, ये तो सारी हमने बात पॉजिटिव पॉजिटिव कर ली, बिल ड्यू डेट पे ऑनर्ड हो गया, पार्टी ने पैसा भेज दिया एटसेट्रा। लेकिन व्हाट इफ अगर जो रेमिट करने वाला बंदा है, जिसको रेमिट करना था पैसा, जैसे पर्सनल एकोमोडेशन में क्या था, बॉस ने बिल ड्राफ्ट किया कपूर पे, कपूर ने एक्सेप्ट करके दिया। अब लेकिन भाई कपूर ने, बॉस ने कोई गुड्स तो बेचा नहीं था कपूर को, तो ड्यू डेट जब आएगी तो कपूर को जो बैंक को पेमेंट करना है वो कपूर थोड़ी करेगा, वो तो बॉस को रेमिट करना पड़ेगा अमाउंट कपूर को। तो बॉस अगर रेमिट कर दिया
कपूर बिल पे कर देगा। लेकिन अगर बॉस रेमिट नहीं किया तो क्या होगा, माइट भी कपूर पे कर दे, माइट भी कपूर डिसऑनर कर दे, ये हो सकता है ना। मतलब समझना है, डिसऑनर होगा तो क्या होगा। देखो बेसिकली क्वेश्चन ये आता है, देखिए अब यहां पे समझते हैं। हाउ एवर However, it may so happen that the drawer is not able to remit the proceeds to the drawee on the due date. ऐसा हो सकता है। In such a case, the drawee may draw a bill on the drawer. हो सकता है वो drawee जो होगा वो नया बिल ड्रॉ कर दे to get the proceeds, या फिर बिल डिसऑनर कर दे, कुछ भी हो सकता है। Drawee may draw a bill on the drawer and get it discounted with the bank to honor the first bill. If the new drawer, that is the drawee of the first bill, also remit some proceeds of the new bill to the new drawee, then the proportionate of discount to be borne by the new drawee will be based upon the proceeds remitted as well as benefit obtained by him on the first bill. ध्यान रखिएगा, इस चीज पे स्ट्रेस दीजिएगा, जो सम्स के थ्रू बाद में मैं समझाऊंगा। अगर नया ये ड्रॉई जो बेसिकली ड्रॉई ऑफ द फर्स्ट बिल था, मतलब अभी नए बिल का जो ड्रॉअर है वो कुछ अमाउंट रेमिट को प्रोसीड करता है, तो इन सच सर्कमस्टांसेस जो प्रपोर्शंस ऑफ द डिस्काउंट है, द प्रपोर्शन ऑफ डिस्काउंट टू बी बोर्न बाय द न्यू ड्रॉई किस तरीके पे बेस्ड होगा, विल बी बेस्ड अपॉन द न्यू प्रोसीड्स रेमिटेड, ठीक है, एज वेल एज द बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय हिम ऑन द फर्स्ट बिल। मतलब जो अमाउंट को रेमिट करना था उसने रेमिट नहीं किया, वो तो बेनिफिट है ना, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। क्यों कंसीडर किया जाएगा? बाय नॉट पेइंग द अमाउंट ड्यू टू द ओरिजिनल ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट। जो मैंने अभी बोला, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया था वो अमाउंट उसका बेनिफिट होगा, उसे भी कंसीडर किया जाएगा। कैसे कंसीडर किया जाएगा सर, बाद में बताऊंगा, टर्म्स के थ्रू समझेंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंट्रीज जब आप पास करते हो, एंट्रीज आर पास इन द बुक्स ऑफ द टू पार्टीज एग्जैक्टली इन द वे ऑलरेडी पॉइंटेड आउट फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। जो ऑर्डिनरी बिल्स था जैसे एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री करोगे। हाँ, एडिशनल एंट्री रेमिटेंस की पास करनी पड़ती है। चलिए पहले हम समझते हैं, एक पर्सनल एकोमोडेशन का सम लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने ऑलरेडी, बिल्स फॉर कलेक्शन हमने समझ लिया था। बिल रिसीवेबल पेबल बुक कैसे होती है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जस्ट फॉर द नॉलेज देख लीजिएगा। ओके यहाँ पे वैसे जो आईसीएआई का मॉड्यूल है उसमें पर्सनल एकोमोडेशन के सम्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मैंने जो आपको कुछ हैंडआउट शेयर किए उसमें पर्सनल एकोमोडेशन के सम्स है, तो हम वहां से करेंगे। अच्छा, इसमें भी मैंने पर्सनल एकोमोडेशन के सम नहीं दिए हैं। एनीवे मैं आपको नोट डाउन करवा के करवा दूंगा। ओके देखिए कंसेप्ट तो सेम है, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो अपने नोट डाउन कर लेते हैं। वो किससे रिलेटेड है सर? वो नोटिंग चार्जेस से रिलेटेड है। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस होता क्या है ये हमें सबको पता है, सेम है जो अपने नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझे थे। क्वेश्चन ये आता है नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है सर? पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, ये पहले भी ऐसा ही था कि पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल होगा, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है सर,
बेयर कौन करेगा, इसे बॉर्न कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑलवेज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर जो हुआ करता था वो ड्रॉई हुआ करता था। बट यहाँ पे केस उलट सकता है भाई, जिसे रेमिट करना था अमाउंट वो रेमिट नहीं करेगा। तो जैसे सपोज कर लो बॉस ने बिल ड्रॉ किया, तो ड्रॉअर ऑफ द बिल इज द बॉस। किस पे? कपूर पे। कपूर इज द ड्रॉई, दैट इज एक्सेप्टर। कपूर ने बिल एक्सेप्ट करके बॉस को भेज दिया। अब क्या हुआ कि ड्यू डेट आई, तो ड्यू डेट पे कौन करेगा? बैंक को। बैंक को पे करना है कपूर को। तो बैंक को अगर कपूर पे करेगा तो कपूर क्यों पे करे, वो तो परचेज सेल नहीं किया था। तो कपूर बॉस को बोलेगा अपना हिस्सा जो तुमने यूज किया रेमिट करो। तो बॉस रेमिट करेगा। तो बॉस जैसे ही रेमिट करेगा कपूर विल पे द बिल। ऑनर्ड हो गया। लेकिन अगर सपोज करो बॉस रेमिट कर भी देता है लेकिन कपूर नहीं पे करता है बिल को, तो इसका मतलब बिल डिसऑनर होगा, नोटिंग चार्जेस लगेगा। गलती किसकी? कपूर की। तो नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा? कपूर। और नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा? बैंक। बिकॉज इस केस में एकोमोडेशन ऑफ बिल में ऑलवेज होल्डर ऑफ द बिल विल बी द बैंक। ठीक है, तो कपूर पे कर दिया यहां पे नोटिंग चार्जेस, बियर भी वही करेगा, पे करेगा बैंक। अब क्वेश्चन यहां था, सपोज कर लो ड्यू डेट पे बॉस ने अमाउंट रेमिट ही नहीं किया कपूर को। कपूर क्यों पे करे? नहीं पे करेगा कपूर बैंक को। तो जब वो नहीं पे करेगा तो होगा क्या? तो होगा बिल डिसऑनर होगा। बिल डिसऑनर होगा, नोटिंग चार्जेस लगेगा। कौन पे करेगा? बैंक। बेयर कौन करेगा? किसकी गलती है यहाँ पे? बॉस ने पैसा नहीं भेजा तो कपूर ने पेमेंट नहीं किया, तो गलती बॉस की है, तो नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? बॉस बेयर करेगा। तो बॉन्ड बाय whom? जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर होगा। बॉन्ड बाय पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, नोटिंग चार्जेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब चलिए वी आर डूइंग द सम। हमें बोथ द पार्टीज के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सम। हैरी एंड जॉर्ज। ओके चलिए देखिए क्या हुआ। 1 जुलाई 19 को देखिए देर इज यहाँ पे कोई एक्चुअल परचेज सेल नहीं हो रही है। 1 जुलाई 19 को जॉर्ज ने बिल ड्रॉ कर दिया हैरी के ऊपर फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन, और हैरी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तो चलिए भाई हम एंट्री तो पास कर दे। 1 जुलाई 2019। हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे? जॉर्ज को बिल मिल रहा है तो ये एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू हैरी अकाउंट, अमाउंट इज 1,80,000। एंड हैरी के बुक में क्या एंट्री हो जाएगी? 1 जुलाई 2019 को ही हैरी के बुक में एंट्री हो जाएगी, जॉर्ज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। देखो यहां पे एक्चुअल ट्रांजैक्शंस नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए ये हो गया अपना पार्ट। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपने आ जाते हैं कि भाई क्या किया जॉर्ज ने उससे। एक्चुअली एकोमोडेशन ऑफ बिल नहीं है, बोल तो दिया है लेकिन कुछ गड़बड़ कर दिया है। दिस इज नॉट द एकोमोडेशन ऑफ बिल, दिस इज नॉट द एकोमोडेशन ऑफ बिल। चलिए एनीवे एंट्री करने में क्या जाता है।
जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट, ठीक है, परचेज किया था। ओके तो जॉर्ज के बुक में अगर हम एंट्री पास करें तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेम डेट में परचेज किया है, ये अकोमोडेशन नहीं हम लोग कर रहे हैं, तो जैक से परचेज किया है, तो एंट्री क्या पास हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू जैक अकाउंट। 1,81,000 का परचेज हुआ है, यहां पे हैरी को कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ देखिए, जॉर्ज एंडोर्स्ड हरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। चलिए, तो जॉर्ज ने हरी का एक्सेप्टेंस दे दिया किसे, जैक को, तो एंट्री क्या करोगे, जैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए जैक को देना था 1,81,000, आपने उसे बिल दिया 1,80,000 का, तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया हमें, टू डिस्काउंट रिसीव कितने का, 1,000 रुपए का। यहाँ पे हैरी अभी भी कोई एंट्री नहीं पास करे, राइट। चलिए देखिए, मैंने पहले भी कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ भी नहीं है, सिंपली एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज है। इफ यू हैव गुड गुड कमांड ओवर योर जर्नल एंट्रीज देन आप इजीली ये चैप्टर कर सकते हो। अब क्या बोल रहे हैं, ऑन 1 सितंबर 2019, जुलाई 3 महीने का बिल था, जुलाई 3 महीने ऐड करेंगे तो 1 अक्टूबर, 3 दिन ऐड करेंगे 4 अक्टूबर, मतलब इसकी ड्यू डेट हमारी जो है दैट इज 4 अक्टूबर, राइट, ध्यान रखिएगा ये। 1 सितंबर 2019 को जैक परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी, ओके। यहां पे हम आ जाते हैं 1 सितंबर 2019, जैक परचेज सम गुड्स फ्रॉम हैरी, तो परचेज किया है जैक, यानी हैरी ने सेल्स किया है, तो वो एंट्री पास करेगा, जैक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1,90,000। आगे क्या हो रहा है, अभी इसकी एंट्री कोई जॉर्ज पास करेगा नहीं सर। अब आप क्या करोगे देखो, जैक एंडोर्स्ड bills of exchange received from George to Harry and paid rupees 9,000 in full settlement, ओके सर। तो यहां पे क्या हुआ देखिए, यहां पे 1 सितंबर 19 को जैक ने हैरी को एक बिल दे दिया, तो यहां पे क्या एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 1,80,000, discount allowed account debited, cash account debited, डिस्काउंट 1,000 का है, टू जैक अकाउंट 1,90,000, राइट। ठीक है, चलिए ये एंट्री तो हमने कर दी। अब लेकिन ध्यान दो, ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो पेबल किसको है, खुद को ही पेबल है, तो अब ड्यू डेट का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत बिल को कैंसिल करेंगे, तो तुरंत बिल को आप जब कैंसिल करोगे आप क्या एंट्री पास करोगे, 1 सितंबर को ही आप एंट्री पास कर दोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसी के पास पेबल है, इसी के पास रिसीवेबल है, मतलब खुद ही का एसेट खुद ही की लाइबिलिटी, तुरंत म्यूचुअली सेट ऑफ करो, तो हमने कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। कंप्लीट हो गई यहां तक की कहानी। अब अपने क्या कर रहे हैं देखिए, अब बोल रहे हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, ठीक है भाई, तो जॉर्ज ने गुड्स बेचा है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज 1 अक्टूबर 2019,
परचेजेस अकाउंट डेबिटेड जॉर्ज अकाउंट। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, इसने सेल किया है, ये एंट्री पास करेगा हैरी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना था सर, 2 लाख का, और चेक से पेमेंट हो गया है। क्या भाई, रिसीव कर लीजिए। यहां तो डायरेक्टली भी एंट्री पास कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चलिए हम बाद में एंट्री पास कर दे रहे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एच अकाउंट, यहाँ पे जी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2 लाख। सर क्या डायरेक्ट एंट्री नहीं पास कर सकते थे, ये तो काइंड ऑफ कैश सेल्स ही था, कैश परचेज ही था। यस यू कैन, आप डायरेक्टली दिखा सकते थे परचेजेस टू बैंक और बैंक टू सेल्स। ओके, चलिए समझ में आया। बट बाय द वे दिस इज नॉट द सम ऑफ अकोमोडेशन ऑफ बिल। नॉर्मल समझा, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज आपको समझ में आई, अगर खुद ही का बिल्स पेबल हो और मेरा बिल्स पेबल है और मेरे पास वही मेरा बिल जो मैंने किसी को दिया था घूम फिर के वापस आ जाए, तो उस समय उसे कैंसिल करने के लिए ड्यू डेट का इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत बुक्स में कैंसिल कर देंगे, जैसे कि हमने यहां पे किया। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ये अच्छा कंसेप्ट था एक। अब चलिए आते हैं, दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल एकोमोडेशन। फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई, चलिए हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ एक्स सिर्फ एंट्री पूछा है, हम बोथ द पार्टीज की बुक में। चलिए क्या बोला है, देख लीजिए, एक्चुअल परचेज सेल कुछ भी नहीं हुआ है। 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, आप एंट्री पास कर दोगे और वाई ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया, मतलब आप एक्स के बुक में एंट्री पास करोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट, देयर इज नो एक्चुअल परचेज एंड सेल्स, बिल वाज ऑफ ₹4000। यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, 1 अप्रैल 19 को एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अमाउंट 4000। चलिए हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या बोलते, वाई रिटर्न द बिल, ठीक है भाई हमने कर दिया, ये रिटर्न का मतलब यही है कि बिल मिल गया और बिल दे दिया। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम, ठीक है, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स एट द रेट 6% पर एनम। चलिए भाई डिस्काउंट कर लेते हैं, ऑन द सेम डे हमने डिस्काउंट करवा लिया, आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। 4000 का बिल था, डिस्काउंटिंग चार्जेस इज 6%, बिल का टेन्योर क्या था, 4 महीने का बिल था। अब बिल का टेन्योर 4 महीने है, डिस्काउंटिंग रेट 6% पर एनम है, चलिए 4000 का डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाल लेते हैं, 4000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, ₹80, यानी 3920 बैंक से मिला। अभी यहाँ पे वाई कुछ एंट्री नहीं करी, लेकिन ध्यान दो यहाँ तो म्यूचुअल अकोमोडेशन था ना, तो ये जो अमाउंट इसे मिला है 3920, ये किसे रेमिट करने वाला है, ये रेमिट करने वाला है वाई को, कितना अमाउंट, जितने की बात हुई होगी, देखो लिख दिया है, रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, 50% वो अभी ही रेमिट कर दे रहा है। चलिए तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए समझिए, आप क्या कर रहे हो,
एक्स क्या कर रहा है, वाई को 50% ऑफ द अमाउंट रेमिट कर रहा है। आप एंट्री का पास करोगे, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स। डिस्काउंट ऑन बिल्स भी कैंसिल करना पड़ेगा भाई, जितना हिस्सा रेमिट कर रहे हो उतने हिस्से का जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस आता है वो भी रेमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए उसने क्या किया, देखो 50% अमाउंट रेमिट किया है ना। तो 50% मतलब क्या होता है भाई, देखो 4,000 का बिल था, मतलब 2,000 रेमिट कर दिया। तो वाई को उसने रेमिट कितना किया, 2,000। सर 2,000, हाँ एक्चुअली बैंक से कितना रेमिट किया। अरे भाई ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 80 रुपया, अगर वो टोटल अमाउंट 4,000 रख के रखता है एक अपने पास, तो वो 80 रुपया बियर करता है। तो 2,000 का अमाउंट तो उसने रेमिट कर दिया ना, तो जितना रेमिट किया उसी प्रोपोर्शन में डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जाएगा। 50% रेमिट किया तो 50% डिस्काउंटिंग चार्जेस वो अपने बुक में क्रेडिट कर देगा। देखो उससे क्या हुआ कि 40 रुपया का डिस्काउंटिंग चार्जेस रिड्यूस कर गया, यानी उसने उसे पेमेंट कितना किया, 1960। दैट्स इट। अब वाई इसकी क्या एंट्री पास करेगा, वाई इसकी एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 1960, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड 40 रुपीज, टू एक्स अकाउंट 2000। मतलब ध्यान देना, हुआ क्या, एक्स ने ऑलरेडी 2,000 रुपया वाई को भेज दिया है, लेकिन अभी भी एक्स के पास 2,000 रुपया है जो ड्यू डेट पे एक्स को वाई को रेमिट करना है, क्योंकि वाई को बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। याद रखना ये। चलिए अब आगे क्या आता है, ऑन द ड्यू डेट क्या हुआ भाई, ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, and therefore y draws a bill for rupees 7,000 which is duly accepted by x। y उसे डिस्काउंट करवाया, कुछ अमाउंट रेमिट किया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ सर, ये नया बिल क्यों ड्रॉ हुआ, ये नया बिल इसलिए ड्रॉ हुआ क्योंकि x 2,000 रुपया नहीं दे पाया, तो y ने नया बिल ड्रॉ किया, उसको डिस्काउंट करवाया, उसके पास फंड आया और उसके थ्रू फर्स्ट बिल का पेमेंट कर दिया गया। समझ में आया, बिल ड्रॉ हुआ है। चलिए अब नया बिल ड्रॉ करते हैं, कितने का बिल था, 7,000 का। ये किसने ड्रॉ किया, वाई ने ड्रॉ किया, किस दिन, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट बिल, 1 अप्रैल फॉर 4 मंथ्स। 1 अप्रैल में 4 महीना ऐड करेंगे, 1 अगस्त होता है, 3 दिन ऐड करेंगे, 4 अगस्त होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स अकाउंट, अमाउंट 7,000। इसके बुक में क्या एंट्री होगी, 4 अगस्त 2019 को बिल डिसऑनर नहीं हो रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे एंट्री हो जाएगी वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। ओके डन, एंट्री हो गई। अब क्या करें सर, इसे डिस्काउंट करवाया गया है 6,600 में। इसके बुक में अभी कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रेमिटेंस हुआ है। लेकिन पहले एक काम करते हैं ना, पहले ये बिल को क्यों किया गया, ऐसा नया बिल ड्रॉ करके पैसा लिया गया, इस बिल को पे करने के लिए, फर्स्ट बिल को पे करने के लिए। पहला काम तो फर्स्ट बिल को पे कर दो। चलिए सर पे कर देते हैं। तो आप 4 अगस्त 2019 को एंट्री पास करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट करोगे, 4,000 का। चलिए पहला बिल आपने पेमेंट कर दिया, इधर कोई एंट्री नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है सर, रेमिटेंस हुआ है 1,300 रुपये, चलिए करते हैं एंट्री। एंट्री क्या हो रही है रेमिटेंस की, बच्चों देखो एंट्री हो रही है, इसने किसे रेमिट किया, एक्स को, एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स भी तो एडजस्ट होगा। 1,300 रुपया रेमिट किया, ये अमाउंट की बात की गई है। और ये क्या एंट्री पास करेगा यहाँ पे, 4 अगस्त को, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट। बैंक में 1,300 रुपया आया है,
चलिए अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये देखिए मैंने यहां पे बताया भी था, proportion of discount, read this, proportion of discount, proportion of discount to be borne by the new drawee will be based upon the proceeds remitted as well as the benefit obtained by him on the first bill. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैं कैलकुलेशंस कुछ कर दे रहा हूं। This is the part of working discount on second bill। सेकेंड बिल से रिलेटेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ओके तो देखो यहां पे बात आती है एक्स ने कितना अमाउंट किया, वाई ने कितना अमाउंट। ठीक है सर, तो एक्स के पास कितना अमाउंट आया, देखो यहां पे बैंक से डिस्काउंट करवा के उसके पास 6,600 रुपया आया। वाई के पास, सॉरी वाई के पास 6,600 रुपया आया, सेकेंड बिल की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, कितना रेमिट कर दिया, 1,300 रुपया तो रेमिट किया। ये तो साफ साफ सम बोल रहा है जो एक्स को मिला। उसके अलावा 2,000 रुपया का जो बेनिफिट डिराइव किया एक्स ने, क्योंकि एक्स को 2,000 रुपया नहीं देना पड़ा ना जो फर्स्ट बिल का देना था, तो वो भी तो 2,000 रुपया एक्स को मिला और ये मान लेगा वाई दे दिया। तो अब देखो किसने कितना अमाउंट यूज किया, यहां पे अमाउंट है 3,300 और यहां पे कितना अमाउंट आ रहा है, देखिए देखिए देखिए, यहां पे भी 3,300 ही आ रहे हैं। का मतलब इन्होंने प्रोसीड्स जो यूज की वो इक्वल रेशियो में यूज की, 1:1 में, तो डिस्काउंट भी इक्वली बेयर किया जाएगा। ये चीज पे स्ट्रेस दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये ऑलवेज करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब जो टोटल 600 रुपया का डिस्काउंट है, 600 नहीं, कितने का डिस्काउंट है देखिए, जो नया बिल था उस पर डिस्काउंट कितना हुआ है, उस सेट हमने यहाँ पे वर्किंग कर दी, कोई बात नहीं, ये दूसरे सम में हमने वर्किंग कर दी है। तो 6,600 में डिस्काउंट जो था 400 रुपया था, इस 400 का एडजस्टमेंट यहाँ पे हमको करना है। तो ये जो 400 रुपया का डिस्काउंट है, ये कौन किस तरीके से बियर करेगा, 200 रुपया एक्स बियर करेगा, 200 रुपया वाई बियर करेगा, राइट सर। बस हो गया अपना काम, ये वर्किंग दिखा दीजिएगा। अब हम यहां पे आ जाते हैं कि सर ये डिस्काउंट तो 200 रुपया का होगा, तो अमाउंट 1,500 रुपया हो जाएगा। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अब आप क्या करने वाले हो, सर अब हुआ क्या है उसके ऊपर सब डिपेंड करते हैं। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द सेकेंड बिल, सेकेंड बिल किसे पे करना था, सेकेंड बिल पे करना था एक्स को। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है सर, बिल को डिसऑनर करो, कौन से बिल को, दिस बिल। तो आप ऑन द ड्यू डेट कितने मंथ्स का बिल था, नया बिल जो ड्रॉ हुआ था, चलिए कितने महीने का बिल है नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं 3 मंथ्स का बिल होगा, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द बिल। तो बिल ड्रॉ हुआ था 4 अगस्त को, 4 अगस्त में 3 महीने ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 नवंबर, 3 दिन ऐड करोगे 7 नवंबर, 7 नवंबर को बिल डिसऑनर हो रहा है। एंट्री क्या हो जाएगी, इधर तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड वाइज अकाउंट। कितने का बिल था, 7,000, और इधर क्या एंट्री हो जाएगी, 7 नवंबर 2019। वी हैव अज्यूम कि बिल वाज ऑफ 3 मंथ्स, ध्यान रखिएगा, अजम्पशन दे दीजिएगा। अब यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, यहां तो बिल डिस्काउंटेड था, ये एंट्री पास करेगा डेटर्स, मतलब एक्स से लेना है
बैंक को देना है। डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर, नॉर्मल जो बिल्स का कंसेप्ट था वो अप्लाई करो। लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया था एक्स, वो अब फाइनली कितना अमाउंट दे पा रहा है? सिर्फ एंड सिर्फ 25 पैसे इन रुपी दे पा रहा है। और ये नॉर्मल बिल्स का केस नहीं है। क्या आप बोलोगे सर 7,000 का ही तो बिल डिसऑनर्ड हुआ है, बस एडजस्ट कर देते हैं ना? यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक्चुअल में कितना अमाउंट ड्यू है। तो आप इसके लिए क्या करो, इन द बुक्स ऑफ एक्स आप वाई का अकाउंट तब इजीली कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इन द बुक्स ऑफ एक्स आप वाई का अकाउंट बनाओगे। चलिए करते हैं, इन द बुक्स ऑफ एक्स एक वाई का अकाउंट बना देते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है हमारा बच्चों। ओके चलिए एंट्री पास पोस्ट करते हैं लेजर में। इन द बुक्स ऑफ एक्स वाइज अकाउंट बना रहे हैं, जिससे हमें पता चलेगा कितने का लेन देन बाकी था। सर क्या दरकार है ये कैलकुलेट करने की, हमें तो पता है जितने का बिल था उतने का अमाउंट का लेन देन है। ये अकोमोडेशन ऑफ बिल है, ये नहीं है कि नॉर्मल ट्रेडिंग का बिल है जो अपने लास्ट वाला अमाउंट ले लेंगे। यहाँ पे बेसिकली पहले भी एक्स को वाई को कुछ देना था, फिर बिल ड्रॉ हुआ, उसमें से उसने कुछ रेमिट किया, तो अल्टीमेटली यू नीड टू फाइंड आउट कि कितना पेएबल है। चलिए करके देखते हैं। तो आप शुरू से पोस्टिंग करते जाओ। आपने आपने डेट नहीं लिख रहे हैं, इसमें वर्किंग में कर रहे हैं। पहले हमने एंट्री पास की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट, मतलब हम करेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल एंड अमाउंट विल बी 4,000। ओके उसके बाद हमने क्या की थी, उसके बाद हमने एक एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, उसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी एंट्रीज थी वाई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, दैट इज 1960 टू डिस्काउंट ऑन बिल्स 40। के बाद हमने एंट्री पास की थी वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, दैट वाज ऑफ रुपीज 7,000। के बाद हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट, तो उसकी मैंने पोस्टिंग कर दी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही थी, देखिए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी, इसके बाद क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज अकाउंट बाई बिल्स पेबल, अमाउंट वाज 7,000। अब फाइंड आउट करिए कितना अमाउंट रिसीवेबल है कि पेबल है। $3,500। मतलब ये यहाँ पे बताया जा रहा है, एक्स बोल रहा है कि मुझे मुझे वाई को कितना पेमेंट करना है, 3,500 पे करना है। एंड सिंस वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो कितना पैसा दे रहा है, 25 पैसे इन रुपी पे कर पा रहा है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो वो पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी है। तो वो कितना पेमेंट कर रहा है, वो 75% नहीं पे कर पा रहा है, वो सिर्फ 25% पे कर पा रहा है। और 75% क्योंकि उसके पास डेफिशिएंसी है, इसलिए वो नहीं पे कर पा रहा है। तो वो कितना पे कर रहा है, 875 पे कर रहा है। एंड कितना पे नहीं कर पा रहा है,
2625 पे नहीं कर पा रहा है, राइट सर। आप इसकी एंट्री बना के पोस्ट रिकॉर्ड कर दोगे। एंट्री क्या हुई, वाई एक्स के बुक में एंट्री, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है, अमाउंट आपने देख लिया है। चलिए हम इसे पोस्ट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। चाहिए क्या एंट्री पास करनी है अब आपको, वाइज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कितना पेमेंट नहीं कर पाए हम, 2625 का पेमेंट नहीं कर पाए, 875 का पेमेंट किया, टोटल 3500 पे करना था। और इसकी एंट्री वाई क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2699, बैंक अकाउंट डेबिटेड 875, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, इसके बुक में बैड डेट्स आ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 2625 टू एक्स अकाउंट 500। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग वंस अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, एक पार्टी के बुक में आपको दूसरे पार्टी का अकाउंट बना के इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, यू नीड टू कैलकुलेट। किसी भी पार्टी के बुक में अकाउंट बनाते हैं आपको पता चल जाता। ओके, समझ में आया ये पार्ट। चलिए ठीक है, अब हम एक सम और करते हैं, फिर आपको मैं फर्दर होमवर्क दे देता हूं। दिस वन विल बी योर होमवर्क, एंड प्लीज होमवर्क अटेम्प्ट करिएगा, पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करिएगा। दिस वन इज ऑल्सो योर होमवर्क, मतलब सम नंबर 11 एंड 12 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और ज्यादा सम ही नहीं दिया मैं इसमें। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आप 11 होमवर्क में करिएगा, 12th में आपको अभी करवा के दे। इसमें जो पूछा गया हम वही कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ सुनील हमें रिकॉर्डिंग करनी है। क्या है, अनिल ने बिल ड्रॉ किया सुनील के ऊपर, ठीक है भाई, तो कब ड्रॉ किया, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2019। मैं क्या एंट्री पास करूं, मेरे पास बिल आ गया क्योंकि मैं अनिल हूं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू संजय अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल था, 9000 का। अब आप आ जाओ, संजय ने रिटर्न किया, ठीक है, उसके लिए तो हमने एंट्री कर दी। अनिल ने उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 8 अप्रैल 2009 को 19 को। क्या एंट्री होगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट हमें पता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए क्या हुआ, 820 में आपने बिल को डिस्काउंट करवाया, 9000 का बिल था, इसका मतलब आप बता सकते हो कितने अमाउंट का डिस्काउंटिंग चार्जेस है, 180 का डिस्काउंटिंग चार्जेस है। चलिए ये तो पता चल गया, एंड उसने 1/3 रेमिट कर दिया किसको, संजय को। तो मैं सेम डेट दैट इज 8 अप्रैल 19 को मैं क्या करने वाला हूं, संजय को रेमिट कर रहा हूं, संजय अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। तो संजय के अकाउंट को कितने से डेबिट किया जाए, भाई 9000 का बिल था, उसका 1/3 कितना होता है, 3000, और डिस्काउंटिंग चार्जेस 180 है, उसका 1/3 कितना होता है, क्योंकि 1/3 तो संजय को बेयर करना है, तो 180 का 1/3 कितना हुआ, 60 रुपीज का, मतलब अमाउंट कितना रेमिट हुआ, 2940। एम आई राइट सर। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, क्या बोल रहा है। अब अपने को सम्स में बोला गया है ऑन द ड्यू डेट, एक बार समझिएगा, यहां पे 9000 में 3000 रुपया ऑलरेडी अनिल ने संजय को रेमिट कर दिया था, मतलब ऑन द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल अनिल को 6000 रुपया और रेमिट करना है संजय को, जिससे कि संजय 6000 प्लस 3000 उसके पास पड़ा हुआ है, 9000 बना के उसे बिल का, उस बिल का पेमेंट बैंक को कर दे। बट अनिल फेल कर गया रेमिट करना अमाउंट संजय को, और नया बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, मतलब उन्होंने फर्स्ट बिल को डिसऑनर नहीं किया, उसने एक्सेप्ट किया, और नया बिल और बिल का पेमेंट हो गया। एक्सेप्ट जब भी होगा बाय डिफॉल्ट मान के रखिएगा पुराने बिल का पेमेंट करना है, इसीलिए बिल एक्सेप्ट हुआ है, ये इंप्लाइडली अज्यूम करके रखना आप लोग। तो भाई हम क्या करें, नई बिल की बात करते हैं। संजय ने ड्रॉ किया
12,600 का बिल 3 महीने के लिए, और पहला बिल भी कितने पीरियड के लिए था, 3 मंथ्स का था। 5 अप्रैल में 3 मंथ्स ऐड कर दे तो 5 जुलाई आ जाती है, और उसमें 3 दिन ऐड करें 8 जुलाई आ जाती है। 8 ऑफ जुलाई को संजय नहीं सॉरी अनिल ने बिल ड्रॉ किया, तो अनिल ने बिल ड्रॉ किया तो आप एंट्री क्या पास करोगे, संजय अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल। तो अमाउंट कितना है, 12,600। चलिए ये एंट्री तो हमने कर दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे इस बिल को, क्या हुआ, संजय ने डिस्काउंट करवाया 12,300 में एंड रेमिट किया अनिल को 2,220। तो जो संजय ने डिस्काउंट करवाया उसकी एंट्री तो हम कर नहीं सकते हैं, हम यहां पे एंट्री करेंगे जो रेमिटेंस मिला अनिल को। तो आप क्या करोगे, यहां पे एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड 222 डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू संजय अकाउंट। तो कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होना चाहिए, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लास्ट सम में बताया था। चलिए यहां पे मैं फिर से बता देता हूं, कैलकुलेशंस फॉर डिस्काउंट, कैलकुलेशन फॉर डिस्काउंट ऑन सेकेंड बिल, सेकेंड बिल के डिस्काउंट की बात कर रहे हैं भाई हम। ओके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें मैं बात करता हूं अनिल एंड संजय की। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना अमाउंट मिला संजय को, 12,330 आई थिंक, यस 12,330। उसमें रेमिटेंस कितना हो गया, रेमिटेंस टू ए को उसने कितना रेमिट किया 2,220, और प्रीवियस ड्यू एडजस्ट होगा ना, प्रीवियस ड्यू फ्रॉम, प्रीवियस ड्यूज फ्रॉम ए, अनिल से प्रीवियस ड्यू कितना था 6,000 रुपये, याद है मैंने बोला था 6,000 रुपये अमित को, अनिल को, संजय को भेजना था जो उसने नहीं भेजा, तो इसका भी तो एडजस्टमेंट होगा। मैंने लास्ट पार्ट में भी बताया था, ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ भी है। अब अपने आ जाइए, हम यहाँ पे देखते हैं भाई किसके पास कितना अमाउंट है, इसने कितना अमाउंट को इंजॉय किया है। इसने 8,220 इंजॉय किया, और इस बंदे ने कितना इंजॉयमेंट किया, 12,330 माइनस 2,220 माइनस 6,000, मतलब इसने 4,110 को यूज किया। तो ये रेशियो तो सर 2:1 का हो जा रहा है। यस 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 यू आर राइट, बट जरूरी नहीं है, जनरली क्या होता है हमेशा यही रहता है कि जो रेशियो फर्स्ट टाइम रहता है वही रेशियो फर्दर यूज होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज ये वर्किंग करके आप रेशियो कैलकुलेट कर लेना, आई विल सजेस्ट दिस। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ डिस्काउंटिंग इज 2:1, तो आप 2:1 में डिस्काउंटिंग चार्जेस को एडजस्ट कर दोगे। तो 12,600 का बिल था, 12,330 में डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है सर 270 रुपया। ये 270 रुपया अगर ए बेयर करेगा तो कितना बेयर करेगा, 270 का 2/3, बिकॉज वो 2/3 बेयर करेगा। तो कितना आ जा रहा है 270 का 2/3, 180 रुपया, और ये कितना बियर करेगा 270 का 1/3, मतलब कितना हो गया 90 रुपया। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, यहां पे अनिल कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करेगा 180 रुपया, ठीक है। और मतलब बिल कितने का, मतलब इसको कितना अमाउंट टोटल रेमिट हुआ है, देखिए 2,400 रेमिटेंस हुआ। चलिए समझ में आया ये पार्ट, ठीक है सर। अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, क्या बोला जा रहा है, और बट बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल, तो नया बिल कर दिया गया था उसके बाद ये रिन्यूड बिल, यहां गलत वर्ड यूज किया है, बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50% ही रियलाइज हुआ उससे। ओके ओके 15 अक्टूबर 2019 को। तो पहले तो सेकंड बिल को हम डिसऑनर कर देते हैं,
सेकेंड बिल ड्रॉ हुआ था 8 जुलाई को। 8 जुलाई में हमें 3 महीने ऐड करने हैं। 8 अक्टूबर आता है, उसमें 3 दिन ऐड करने हैं। 11 अक्टूबर आता है, तो 11 अक्टूबर को हमें क्या करना है, बिल को डिसऑनर करना है। तो इसके बुक्स में एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू संजय's अकाउंट। बिल कितने का था, 12,600 का। राइट, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है अकोमोडेशन, जैसे बोले बस वैसे एंट्री करते जाओ। बस ये डिस्काउंट निकालने वाला चक्कर आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करोगे, जब बिल डिसऑनर हो गया तो अब बोल रहा है कि वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, कौन, अनिल। तो भाई एक काम करते हैं ना, वापस से वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इन द बुक्स ऑफ अनिल हम संजय का अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इन द बुक्स ऑफ अनिल हम किसका अकाउंट बना दे रहे हैं, हम संजय का अकाउंट बना दे रहे हैं, संजय's अकाउंट। चलिए पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल ड्रॉ हुआ था, तो हम एंट्री पास किए थे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू संजय's अकाउंट। तो हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, एंड बिल का अमाउंट था 9,000, जिसे फिर अनिल ने डिस्काउंट करवाया। इसकी एंट्री हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि एंट्री हो रही थी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू बी आर। नाउ जो रेमिटेंस हुआ उसकी एंट्री थी संजय's अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। अमाउंट कितना कितना था सर, 2940 का अमाउंट दिया गया, 60 रुपया का डिस्काउंटिंग चार्जेस एडजस्ट किया। इसके बाद नया बिल ड्रॉ हुआ, संजय's अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई थिंक मैंने एक एंट्री, तो कितना है, 12,600। ओके ओके, नहीं कोई एंट्री मिस नहीं हुई, ठीक है 12,600। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि बिल नया ड्रॉ हुआ था, एक्सेप्ट किया गया था, अनिल ने किया था। अब अनिल ने उसके लिए, अनिल को रेमिटेंस मिला संजय से, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिटेड टू संजय's अकाउंट। कितना कितना अमाउंट, 2,220 प्लस 180। फिर क्या हुआ, फिर एक एंट्री पास हुई, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू संजय's अकाउंट बाई बिल्स पेबल 12,600। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे कितना बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अनिल इंसॉल्वेंट हो चुका है, टोटल अमाउंट ड्यू है 8,400। जब अनिल इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब अनिल तो पूरा पैसा दे नहीं पाएगा, तो अनिल क्या कर रहा है, अनिल कुछ अमाउंट पे कर पा रहा है। तो जो कुछ अमाउंट पे कर पा रहा है, आप उसके लिए देखोगे कितना अमाउंट पे कर पा रहा है वो। लेट्स सी वो कितना अमाउंट दे पा रहा है हमें। ओनली 50% हम उससे रियलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 50% जो रियलाइज कर पा रहे हैं उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। का मतलब अनिल पे कर रहा है सिर्फ 50%, मतलब 4,200। तो एंट्री क्या हो जाएगी, संजय's अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 4,200 एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट 4,200। दैट्स इट। अब अपने को इस एंट्री की रिकॉर्डिंग करनी है अनिल के बुक में एज वेल एज संजय के बुक। चलिए आ जाते हैं, अब उनके बुक में हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं।
अनिल क्या एंट्री पास कर रहा है? अनिल कर रहा है संजय अकाउंट डेबिटेड। संजय तेरे को 8,400 जो देना था उसमें से मैं कितना पे करूंगा? टू बैंक 4,200 पे कर देता हूं, और 4,200 नहीं पे कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। दैट्स इट, हो गई पोस्टिंग कंप्लीट। समझ में आया? रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई। अपने लेजर अकाउंट बना के ये देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट किससे रिसीवेबल है, पेएबल है, अदरवाइज आप सम करेक्टली नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो यही है अकोमोडेशन ऑफ बिल और कुछ नहीं है। अब आपका एक काम है, आप सम नंबर 11 मैंने आपको जो दिया है वो होमवर्क में प्लीज करके रखिएगा। एंड आई विल सजेस्ट आप इसको क्या करिएगा, सॉल्व करने के साथ साथ आपको ये काम करना है कि आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करना है, जिससे बेसिकली आप भी सेटिस्फाइड हो कि आपने सम्स कर लिया और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले कि आपने होमवर्क कर लिया है। इसके अलावा मैं कुछ होमवर्क और दे रहा हूं, प्लीज उसे भी सॉल्व करिएगा। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आईसीएआई के समरी पार्ट में, पेज नंबर 28, पेज नंबर 29, दो सम्स है, आप लोग प्लीज सॉल्व करिएगा। आंसर भी ऑलरेडी सॉल्यूशंस में दिया हुआ है, तो उसे आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट लगे तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए। एंड नाउ पेज नंबर 38, आपको कौन कौन से सम्स करने हैं होमवर्क में मैं बता देता हूं और प्लीज करके रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 करना है आपको। प्रॉब्लम नंबर 7 करना है आप। बस दैट्स इट, ये दो सम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। दो सम ये, एक सम आपको मैंने सम नंबर 11 दिया है एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ द आईसीएआई पीडीएफ दिया है, ठीक है? तो ये करके रखिएगा, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो प्लीज रिवाइज करते हुए सम्स को जरूर सॉल्व करिएगा और पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय।